नमस्ते आदाब, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं द मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। आशिकी, साजन, दिल है कि मानता नहीं, परदेस, धड़कन और राज जैसी फिल्मों के गाने भुलाए नहीं जा सकते। मगर याद रखने वाली बात है इन गानों के बनने के पीछे के किस्से, इन्हें बनाने वालों की कहानियां। 90 के दशक की दिग्गज म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम श्रवण की कहानी। कई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देने वाली नदीम श्रवण की जोड़ी पिछले दिनों टूट गई। पिछले दिनों यानी कि 22 अप्रैल 2021 की रात श्रवण कुमार राठौड़ के कोविड-19 रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण डेथ हो गई थी। वो 66 साल के थे। 30 से ज्यादा सालों तक एक साथ संगीत बनाने वाली नदीम श्रवण की जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। आज हम आपको इस जोड़ी की वो कहानी बताएंगे जो 2 दशक के स्ट्रगल से शुरू होकर ऐसे सुपरस्टारडम तक पहुंची जो सबको नसीब नहीं होती। श्रवण कुमार राठौड़ का जन्म 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के सिरोही जिले में हुआ। उनके पिता चतुर्भुज राठौड़ क्लासिकल सिंगर थे। उन्होंने बचपन से ही अपने तीनों बच्चों को म्यूजिक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। श्रवण के दोनों भाई रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़ भी मशहूर सिंगर हैं, मगर श्रवण की दिलचस्पी गाने के साथ साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी थी। वो भी अब्बा की तरह सितार, हारमोनियम और तबला बजाते थे। अभी बच्चे थोड़े ही बड़े हुए थे कि चतुर्भुज राठौड़ बम्बई शिफ्ट हो गए। वो वहां के एक संगीत संस्थान के नए सिंगर्स और कंपोजर्स को ट्रेन किया करते थे। बताया जाता है कि कल्याण जी आनंद जी वाली कंपोजर जोड़ी के कल्याण जी वीर जी शाह भी चतुर्भुज राठौड़ के स्टूडेंट थे। पिताजी के साथ बच्चे भी बंबई आ गए। ये लोग संगीत का रियाज वगैरह करने के बाद शहर में घूमा करते। वहां से इन्हें काफी एक्सपोजर मिलता, अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती। श्रवण राठौड़ की कहानी नदीम सैफी के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। 1972 में श्रवण के दोस्त हरीश बोपैया ने उन्हें एक कॉलेज फंक्शन में बुलाया। हरीश इस इवेंट में बतौर सिंगर परफॉर्म करने जा रहे थे। जब हरीश ने स्टेज पर गाना शुरू किया तब श्रवण की नजरें कॉन्गो बजा रहे एक लड़के पर पड़ी। बकौल श्रवण, वो लड़का जबरदस्त कॉन्गो बजा रहा था और उसकी पर्सनालिटी कमाल की थी। जब हरीश गाना गाकर स्टेज से नीचे उतरे तो श्रवण ने उनसे उस लड़के के बारे में पूछा। हरीश ने बताया कि उस लड़के का नाम नदीम है, वो भी कंपोजर बनना चाहता है। इसके बाद उन्होंने नदीम और श्रवण को इंट्रोड्यूस करवाया। श्रवण ने नदीम से कहा कि कुछ गाकर सुनाओ। नदीम ने भगवान राम से जुड़ा भजन सुनाया। स्टीरियोटाइप ने श्रवण को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि मुस्लिम होकर ये लड़का भजन कैसे गा रहा है। जब श्रवण पूछ चुके थे तो नदीम कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी श्रवण को कुछ गाकर सुनाने के लिए कहा। श्रवण ने उन दिनों बॉलीवुड में हिट हो रहा एक कैबरे सुना दिया। अगली मुलाकात का वादा करके दोनों अपने अपने घर चले गए। इस घटना के ठीक 5 दिन बाद हरीश श्रवण के घर आए। उन्होंने श्रवण को बताया कि नदीम उनसे मिलना चाहते हैं। हरीश और श्रवण नदीम के घर चले गए। श्रवण ने वहां जाकर देखा कि नदीम तो बड़ी अमीर फैमिली से आते हैं। काफी फैंसी सा घर था उनका। उनके घर वालों ने बच्चों को काफी प्यार से वेलकम किया, खाना वगैरह खिलाया। इसके बाद नदीम ने श्रवण से कहा कि चलो साथ काम करते हैं। श्रवण मान गए। ये नदीम श्रवण की ऐतिहासिक जोड़ी की शुरुआत थी। जब नदीम श्रवण ने साथ काम करने का फैसला लिया तब वो बचपना छोड़ प्रोफेशनल होना चाहते थे। उनके करियर का पहला प्रोजेक्ट था भोजपुरी फिल्म दंगल। ये फिल्म इन लड़कों को इसलिए मिली क्योंकि श्रवण के पिता चतुर्भुज राठौड़ दंगल के प्रोड्यूसर बच्चू भाई शाह के दोस्त थे। सुजीत कुमार स्टारर ये इकलौती फिल्म रही जिसमें मोहम्मद रफी ने नदीम श्रवण के लिए गाना गाया। उन्होंने इस फिल्म के लिए फूट गई किस्मतिया नाम का गाना गाया था। मगर ये फिल्म चर्चित हुई मन्ना डे के गाने काशी हिले पटना हिले की वजह से। 1973 में बनकर तैयार हुई दंगल 1977 में जाकर रिलीज हुई थी। बात यह है कि दंगल के म्यूजिकली हिट होने के बावजूद इन लड़कों का स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बीच बीच में छोटी मोटी फिल्मों में काम मिलता रहता, मगर उन्हें पूरी फिल्म के लिए एल्बम तैयार करने का मौका कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी जैसे कॉम्पोजर्स अपने चरम पर थे ऑलरेडी।
1982 में आई फिल्म मैंने जीना सीख लिया के लिए नदीम श्रवण सोलो म्यूजिक कंपोजर थे, मगर ये फिल्म और इसके गाने दोनों ही नहीं चल सके। 1985 में नदीम श्रवण ने स्टार 10 नाम का एल्बम निकाला और इस एल्बम के 10 गानों को मिथुन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, डैनी, सचिन और सुलक्षणा पंडित समेत 10 एक्टर्स ने अपनी आवाज दी थी। बताया जाता है कि नदीम श्रवण को ये एल्बम दिलाने में मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी भूमिका थी, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद फिल्म म्यूजिक में नदीम श्रवण को अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे। श्रवण अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो 1973 से 1989 के बीच काम मांगने के लिए कम से कम 100 प्रोड्यूसर्स से मिले थे, मगर किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। फिर आया साल 1979, जब चीजें बदलने लगी। इस साल नदीम श्रवण की म्यूजिक वाली इलाका, हिसाब खून का और लश्कर जैसी फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में छोटी फिल्में सिनेमाघरों में कब आकर कब लगी कब उतर गई किसी को कानो कान खबर नहीं, मगर नदीम श्रवण को पहले के मुकाबले अब ठीक ठाक काम मिलने लगा था। 1988 में नदीम श्रवण बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म के लिए म्यूजिक बना रहे थे। इस फिल्म का गाना पहली बार हुआ है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बाद जैसे ही वो गाना अनुराधा पौडवाल ने सुना, वो बैठकर रोने लगी। वो इस गाने में नदीम श्रवण के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। उन्होंने सुपर कैसेट्स कंपनी के मालिक गुलशन कुमार को फोन लगाया और नदीम श्रवण के बारे में बताया। गुलशन कुमार उन दिनों दिल्ली में थे। वो अनुराधा की बात सुन दिल्ली से पहली फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए। वो नदीम श्रवण से मिले, उन्हें अपने स्तर पर जांचा परखा और अपनी कंपनी टी सीरीज के लिए साइन कर लिया। सिर्फ नदीम श्रवण ही नहीं, गुलशन कुमार ने उनके लिरिक्स राइटर समीर को भी साइन कर लिया था। समीर बताते हैं कि फिल्म इलाका पर उन्होंने पहली बार नदीम श्रवण के साथ काम किया। फिल्म मेकर अजीज सेजवाल ने उन तीनों की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद समीर ने नदीम श्रवण के लिए तकरीबन एक्सक्लूसिवली काम करना शुरू कर दिया था। खैर, नदीम श्रवण ने 24 गाने कंपोज करके रखे थे। गुलशन कुमार इन गानों को एक नॉन फिल्म एल्बम में रिलीज करना चाहते थे। चाहत नाम के इस एल्बम से गुलशन कुमार सिंगर अनुराधा पौडवाल को प्रमोट करना चाहते थे। समीर का लिखा मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में इस एल्बम का टाइटल ट्रैक था। महेश भट्ट ने इस एल्बम के पहले 3 गाने सुने। उन्होंने गुलशन कुमार से कहा कि वो इन गानों के इर्द गिर्द एक कहानी लिखने जा रहे हैं। इन गानों को उस फिल्म में रिलीज करना अच्छा आइडिया रहेगा। यहाँ से फिल्म आशिकी का बीज पड़ा। मगर बीतते समय के साथ गुलशन कुमार को ये लगने लगा कि ये गाने नॉन फिल्मी गजल टाइप के हैं, उन्हें फिल्म में रिलीज करना रिस्की सौदा होगा। साथ ही उन्हें फिल्म आशिकी के लीड एक्टर्स का लुक भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप करना चाहते थे। मगर गुलशन कुमार को मनाने के लिए महेश भट्ट ने फिल्म के पोस्टर पर राहुल रॉय और अनु अग्रवाल का चेहरा कोट से ढक दिया था। आशिकी रिलीज हुई और फिल्म के म्यूजिक ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। देश भर में इस फिल्म के एल्बम की 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकी थी। हिंदी म्यूजिक इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। टी सीरीज के करता धरता और गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार की माने तो आज तक कोई भी एल्बम आशिकी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। जब भी हिंदी फिल्म संगीत पर बात होगी, 2 अलग अलग दौर में बांटकर होगी, बिफोर आशिकी और आफ्टर आशिकी। अब नदीम श्रवण ने जो 24 गाने कंपोज किए थे, उनमें से 9 गाने आशिकी में रिलीज किए। बाकी गानों को महेश भट्ट की ही दूसरी फिल्में दिल है कि मानता नहीं और सड़क में रिलीज किया गया। ये नदीम श्रवण को कोई फिल्म प्रोड्यूसर अपनी फिल्में नहीं दे रहा था, अब उनके घर के आगे प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने लगी। साजन फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को साइन किया गया था, मगर फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े ने ऐन मौके पर यह फिल्म नदीम श्रवण को दे दी। इसके अलावा फूल और कांटे, दीवाना, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी और परदेस जैसी फिल्मों ने नदीम श्रवण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। उन दिनों जतिन ललित, आनंद मिलिंद और अनु मलिक जैसे कंपोजर्स भी उभर रहे थे। वो बड़ी फिल्मों में काम कर रहे थे, बड़ी हिट्स दे रहे थे, मगर नदीम श्रवण के लेवल का सक्सेस उन्हें कभी हासिल नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम श्रवण एक फिल्म के लिए 40 से 60 लाख रुपए की फीस लेते थे, तब अनु मलिक को 15 से 20 लाख रुपए प्रति फिल्म मिलते थे। बताया जाता है नदीम श्रवण ने अपने करियर में 160 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनमें से 150 फिल्मों में उनका संगीत सफल रहा। नदीम श्रवण सबके साथ काम नहीं करते थे, वो खुद चुनते थे कि वो किस प्रोड्यूसर की फिल्म करेंगे। अपने एक इंटरव्यू में नदीम बताते हैं कि इस चक्कर में उन्होंने कम से कम 250 फिल्में ठुकराई हैं। जहां तक नदीम और श्रवण की जोड़ी का सवाल है, नदीम ज्यादा मीडिया फ्रेंडली और मुंहफट थे। दूसरी तरफ
श्रवण कम बोलने वाले और शांत स्वभाव के इंसान थे। नदीम श्रवण के हिट होने के बाद गुलशन कुमार ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। गुलशन कुमार नए लोगों के साथ काम करना पसंद करते थे, मगर लोगों को लगा कि गुलशन कुमार और नदीम श्रवण में कुछ तो खटपट हो गई है। फिल्म म्यूजिक में मनमाफिक सफलता प्राप्त करने के बाद नदीम बतौर सिंगर एक नॉन फिल्म एल्बम निकालना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में गुलशन कुमार से बात की। गुलशन कुमार इस आइडिया के खिलाफ थे, मगर नदीम के साथ पुराने संबंध होने की वजह से इसके लिए तैयार हो गए। 1997 में नदीम का एल्बम अजनबी रिलीज हुआ। यह एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। एल्बम पिटने के बाद खिसियाए नदीम ने कह दिया कि गुलशन कुमार ने उनका एल्बम ढंग से प्रमोट ही नहीं किया, इसीलिए वो फ्लॉप हो गया। उनके इस बयान को ऐसे लिया गया कि गुलशन कुमार नदीम श्रवण का करियर खराब करना चाहते थे। फिर 12 अगस्त 1997 को मंदिर से लौट रहे गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। म्यूजिक इंडस्ट्री सन्नाटे में थी। तब नदीम अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी संबंधी इलाज के लिए लंदन में थे। मुंबई पुलिस ने उन्हें गुलशन कुमार के कत्ल के मामले में प्राइम सस्पेक्ट माना था। कहा गया कि गुलशन कुमार और नदीम की आपस में बनती ही नहीं थी। नदीम का गुलशन कुमार के बारे में दिया गया बयान उनके खिलाफ सबूत के रूप में पेश किया जाने लगा। अब ये सब चल ही रहा था कि लंदन में नदीम की पत्नी को मिसकैरेज हो गया। वो पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी इंडिया नहीं आए। अब नदीम तो लंदन में थे, मगर ये चीजें उनके म्यूजिक पार्टनर श्रवण राठौड़ को बहुत परेशान कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री उनसे कन्नी काटने लगी थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं किए, मगर कोई सपोर्ट में खड़ा भी नहीं हुआ था। वो अकेले पड़ गए। हालांकि बाद में नदीम को गुलशन कुमार की हत्या के आरोपों से लंदन के कोर्ट ने बरी कर दिया था। नदीम लंदन में रहे और फोन, इंटरनेट की मदद से श्रवण के साथ मिलकर वहीं से म्यूजिक बनाते रहे। उन्होंने धड़कन से जबरदस्त वापसी की। आगे भी उन्होंने राज, कसूर, दिल का रिश्ता, सिर्फ तुम और ये दिल आशिकाना जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। मगर श्रवण मुंबई में अकेले काम करते बहुत थक गए थे, परेशान हो चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि नदीम इंडिया वापस आएंगे और दोनों फिर से मिलकर म्यूजिक बनाएंगे। लंदन में कोर्ट से बरी कर दिए जाने के बाद एक मैगजीन में खबर छपी कि श्रवण नदीम से सारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, मगर प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे। इसके जवाब में श्रवण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि ये सब बकवास है। नदीम और श्रवण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं जिन्हें पूरा कराने के बाद नदीम वापस इंडिया आएंगे, मगर नदीम इतने डरे हुए थे कि वो कभी इंडिया वापस नहीं आए। इस चीज ने श्रवण को तोड़ दिया। 2005 में आपसी सहमति से नदीम श्रवण ने अलग होने का फैसला लिया। नदीम दुबई में अपना परफ्यूम का बिजनेस करने लगे। श्रवण इंडिया में अपने बच्चों को म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए तैयार करने लगे। साथ ही वो फिल्म प्रोडक्शन में भी बेबी स्टेप्स ले रहे थे। 2009 में नदीम और श्रवण ने 3 फिल्मों की डील साइन कर वापसी की। इस डील के तहत बनी पहली फिल्म थी डू नॉट डिस्टर्ब। ये फिल्म और इसका म्यूजिक दोनों ही पिट गए थे। नतीजन ये डील कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। 2013 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में नदीम कहते सुने जाते हैं, इतने सालों में श्रवण बदल गया है। वो अपने बेटों को म्यूजिक की फील्ड में भेजना चाहता था, इसलिए उसने मुझे कंपटीशन के तौर पर देखना शुरू कर दिया। नदीम की ओर से कही गई ये बात बड़ी बचकानी थी, क्योंकि श्रवण ने उन्हें कभी इस तरह से नहीं देखा था। श्रवण ने मुख्यतः नदीम से अलग होने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वे चाहते थे कि नदीम इंडिया आए। दोनों ने लंबे समय तक साथ काम किया था, मगर नदीम के लंदन जाने के बाद श्रवण की लाइफ मुश्किल हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि एक दिन नदीम वापस इंडिया आएंगे और इंडस्ट्री में उन्हें फिर से उसी सम्मान के साथ देखा जाने लगेगा। जब श्रवण अकेले थे तब उन्हें एक दोस्त की जरूरत थी। तब नदीम इंडिया नहीं आए। इस चीज ने श्रवण को बहुत दुखी किया। पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि नदीम और श्रवण एक वर्ल्ड टूर के साथ हिंदी फिल्म म्यूजिक में धमाकेदार वापसी करने वाले हैं, मगर ये सब हो पाता इससे पहले उनकी जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। मैटनी शो में आज के एपिसोड में बस आपके लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी लल्लभ टॉप। शुक्रिया।